नमस्कार। आज हम उस डरावनी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, भटकती आत्मा। और ये है तीसरा भाग, जमीन के नीचे की चीख। आपको याद होगा, पिछले हिस्सों में रमेश हवेली से गायब हो गया था। गांव में एक अजीब सा डर था। अब इस भाग में कहानी हवेली के अंदरूनी और शायद ज्यादा भयानक जमीनी हिस्सों में उतरती है। शुरुआत ही होती है गांव के वो जो बूढ़े हैं दीनू, उनकी एक चेतावनी से। वो चीख रहे हैं। वो औरत सोई नहीं है, वो जाग गई है। जो हवेली के नीचे दबा है अब बाहर आएगा। उफ, ये शब्द सीधे सीधे खतरे का इशारा कर रहे हैं। और इसी माहौल में रमेश का दोस्त सुरेश वो हिम्मत दिखाता है, लालटेन लेकर उस हवेली में घुस जाता है। तो मतलब पढ़ने वाला या सुनने वाला भी सुरेश के साथ ही उस अंधेरे में जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी कहने का एक जाना पहचाना तरीका है ना, किसी अपने से किरदार को अनजान खतरे में डालना। लेकिन यहाँ जो दिलचस्प बात है वो दीनू की चेतावनी में है। वो सिर्फ भूत प्रेत की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे कुछ दबा हुआ है जो बाहर आएगा। ये कहानी को सिर्फ आत्मा से नहीं, शायद उस जगह के राज से भी जोड़ता है। हाँ, सही कहा। और ये डर तब और बढ़ जाता है जब सुरेश हवेली के बीच पहुंचता है। उसे जमीन के नीचे से खरोचने जैसी आवाज आती है। सोचिए जरा, अकेले अंधेरे में ये आवाज, और फिर एकदम से गूंजती एक औरत की भयानक चीख, मुझे बाहर निकालो, मेरी आंखों में देखो। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी चीख के साथ ही पता है क्या होता है? सुरेश के पैरों के नीचे की जमीन धंस जाती है। वो सीधा हवेली के नीचे किसी अंधेरी गीली जगह पर गिरता है। कहानी में जो बताया गया है ना, माहौल वो काफी भयानक है। गीली मिट्टी है, सड़ी हुई लकड़ियां हैं और दीवारों पर नाखूनों के निशान। ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक तरह की कैद का एहसास कराता है। बिल्कुल, यहाँ कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। डर अब सिर्फ माहौल या आवाजों का नहीं रह गया है। अब वो बिल्कुल फिजिकल डेंजर है, शारीरिक खतरा। सुरेश अब उस अनजान शक्ति के इलाके में है, हवेली के नीचे। और ये जमीन का धंसना भी ये कोई मामूली घटना नहीं लगती। शायद उस कैद शक्ति का तरीका है सुरेश को अपनी दुनिया में खींचने का। डर अब बहुत ज्यादा पास और असली महसूस होता है। और फिर आता है वो सबसे डरावना हिस्सा, दीवार पर खून से लिखा एक संदेश, मुझे आजाद करो वरना तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। ये सिर्फ कोई भूतिया लिखावट नहीं है, ये सीधी धमकी है, एक सौदा जैसा। हाँ, और ये संदेश उस आत्मा के इरादे एकदम साफ कर देता है। आजाद करो, इसमें एक मांग है, एक जरूरत है। लेकिन साथ ही वो जो दूसरा हिस्सा है, वरना तुम भी यहीं रहोगे, ये उसकी हताशा दिखाता है। और शायद उसकी बढ़ती हुई बुरी नीयत को भी। वो सिर्फ छूटना नहीं चाहती, वो शायद साथी ढूंढ रही है या शिकार। सवाल ये भी है कि उसे आजादी चाहिए किस चीज से? सिर्फ उस जगह से या किसी श्राप से? पता नहीं। कहानी इस हिस्से को एक सस्पेंस पे छोड़ देती है। सुरेश का क्या हुआ? क्या वो बच पाया, या फिर रमेश की तरह वो भी उसी अंधेरे में कहीं खो गया? ये जो पता नहीं है ना, ये डर को और बढ़ा देता है। बिल्कुल, अनिश्चितता सबसे बड़ा डर होती है कभी कभी। और अंत में एक और सिहरन पैदा करने वाली बात। पता चलता है गांव वालों को अब हवेली के नीचे से सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 आवाजें सुनाई देती हैं। एक तो उस औरत की चीख, और साथ में 2 मर्दों के दर्द भरी कराहें। 3 आवाजें? ये तो कहानी को और उलझा देता है। क्या इसका मतलब यह है कि सुरेश भी अब वहीं फंस गया है रमेश के साथ? या फिर वो आत्मा और भी ताकतवर हो गई है, अब उसके पास पहले के शिकार भी हैं? अब ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं लग रही, ये उस जगह की कहानी बन रही है जो लोगों को निगल रही है। हाँ, और स्रोत में इशारा भी है कि अगला भाग हमें हवेली के नीचे बनी किसी सुरंग या तहखाने जैसी जगह पर ले जाएगा, जहां शायद सच और झूठ का फर्क वो मिटने लगेगा। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ये हवेली सिर्फ एक इमारत है, या अपने आप में कोई जिंदा चीज है जो इन आत्माओं को पकड़ कर रखती है या उन्हें ताकत देती है? और उस आत्मा के लिए आजादी का असल मतलब क्या है? क्या वो बस इस जगह से निकलना चाहती है या कुछ और हासिल करना चाहती है? ये सवाल कहानी को और गहरा बनाते हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल। अगले विश्लेषण में हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे।